एवोल्यूशन की कहानी मेरी जुबानी। देखिए, एवोल्यूशन क्या होता है, कैसे होता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमें इस चैप्टर में सीखना है, समझना है और थोड़ी थोड़ी थ्योरीज को भी जानना है। इसमें लिखा हुआ जो डेटा है मेरा, ये डेटा मॉडिफाई हुआ है। आप लोग अपनी बुक से हमें मॉडिफाई वाला डेटा बताते हैं। हाँ, नई एनसीईआरटी ने जैसे 20 को जो है 13 में बताया, ये सारा डेटा हाँ बता दिया था, लेकिन अब आप थोड़ा सा हमें इसमें जानकारी मेरी अमेंडमेंट करते जाएंगे और खेल आगे चलता है। फिलहाल एवोल्यूशन के बारे में हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे और कि एवोल्यूशन होता क्या है उसको बताएंगे, ठीक है। तो इसको हटा देते हैं, फिजिक्स का काम है, हटा देते हैं। देखिए, आपने कहा एवोल्यूशन क्या होता है, एवॉल्व करना, नई नई चीजें बनना, कैसे हम बने, कैसे दुनिया बनी, कैसे चीजें बनी और कैसे वो मॉडिफाई होते हुए अब तक आ गई, ये सारी चीजें हमारी किसमें आएगी, एवोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहले ओरिजिन ऑफ अर्थ की बात आती है, ओरिजिन ऑफ अर्थ। देखिए, कहानी की तरह सुनिएगा, जैसे आप अभी बैठे हुए ध्यान से कहानियां सुन रहे थे, ऐसे ही मनोहर कहानी की तरह हम आपको अर्थ की ओरिजिन और एवोल्यूशन के बारे में समझाएंगे। आज आप एवोल्यूशन के बारे में सब कुछ जान के जाएंगे यहाँ से, ठीक है, सब कुछ जान जाएंगे इंशाल्लाह। ओरिजिन ऑफ अर्थ से शुरू करेंगे कि जब कुछ नहीं था तो क्या था, ठीक है। तो एक शेर है कि न था कुछ तो तू था, ठीक है, और जो कुछ है तो मैं हूं, मिटाया मुझको मेरे होने ने, ना होता मैं तो क्या होता। कुछ इस तरीके का एक शेर है, वो खुदा के लिए कह रहा है कि जब कुछ नहीं था तो हम खुदा खुदा करते थे कि भगवान तू ही है, अल्लाह तू ही है, सब कुछ बढ़िया है, और जब कुछ हो गया मेरे पास तो अब मेरे अंदर मैं आ गया कि मैं हूं, ठीक है। तो मिटाया मुझको मेरे होने ने, अगर मेरे पास ये सब ना होता तो क्या होता, तो फिर तू ही होता, तो ज्यादा बेहतर था। लेकिन फिर भी आप ओरिजिन ऑफ अर्थ में ये समझते हैं कि कुछ नहीं था तो क्या था, एक छोटे से पार्टिकल की तरह पूरी दुनिया इसमें समाई हुई थी। फिर एक बड़ा सा विस्फोट होता है जिसे कहते हैं बिग बैंग, ठीक है। मूवी आई थी बैंग बैंग, बैंग मतलब होता है फायर की जो आवाज होती है, ठाए, ठीक है, वही जो ठाए ठाए करके गिरा देते हैं खेतों में पुलिस वाले, वही ठाए की आवाज कहलाती है बैंग। समझ में आई बात है नहीं? तो बैंग मतलब बिग बैंग यानी बड़ा विस्फोट, कि बिग बैंग थ्योरी भी इसी से पूरी दुनिया का जन्म हुआ है। यहां से हम शुरू करते हैं। सारे के सारे हाइड्रोजन क्लाउड्स जो थे वो यहीं पे समराइज थे, पूरी दुनिया का सारा मटेरियल एक छोटे से पॉइंट में सारा मटेरियल था, और इतना ज्यादा कंडेंस था कि जब पार्टिकल्स एक दूसरे के बहुत ज्यादा पास आ जाते हैं तो रिपल्शन फोर्स लगता है, उस रिपल्शन फोर्स की वजह से पूरा एक्सपैंड हो गया, तो पूरी दुनिया थी वो एक्सपैंड हुई। वो क्या हुई है, एक्सपैंड हुई। और वो किस तरीके से एक्सपैंड हुई, तो इस तरीके से पूरी दुनिया में ये हाइड्रोजन के क्लाउड्स छाते, सारे बादल हाइड्रोजन के ऐसे छाते चले गए, पूरी दुनिया में ऐसे हाइड्रोजन क्लाउड्स छाते, ठीक है। समझ में आई बात है? पूरी दुनिया में ऐसे छाते, यानी वो जो ब्लास्ट हुआ था उससे इवनली पूरे में ये हाइड्रोजन क्लाउड्स फैल गए। किसके क्लाउड्स नहीं है, हाइड्रोजन। समझ में आएगा? अब क्या हुआ, अब यहां रोल आता है ग्रेविटी का। देखिए, ग्रेविटी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जैसे एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, एक पार्टिकल ये, इस पार्टिकल को ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स, ये अपनी तरफ खींच रहा है, ये ग्रेविटेशन फोर्स, और ये इस तरीके से खींच रहे हैं सब एक दूसरे को कि ये पार्टिकल बैलेंस है। बिल्कुल ऐसे ये पार्टिकल बैलेंस हो गए, यानी सारे पार्टिकल बैलेंस थे। इसमें से एक पार्टिकल भी अगर डिस्टर्ब हो जाए, क्या हो, अगर एक भी पार्टिकल क्या हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, तो ये पार्टिकल अब इस तरफ ज्यादा खींचेगा, और जब जाएगा तो कोलिजन होगा। क्या होगा, कोलिजन। बस यहीं से शुरू होता है खेल। हाइड्रोजन का हाइड्रोजन से कोलिजन हुआ और हीलियम बनी, न्यूक्लियर फ्यूजन, और न्यूक्लियर फ्यूजन में बहुत सारी गामा एनर्जी बहुत निकलती है, पता है ना। ये जो एनर्जी निकली इस फ्यूजन से, तो पूरे दुनिया में ये एनर्जी बिखरने लगी, और
हाइड्रोजन हीलियम, और इसी तरह से हीलियम ने जब हाइड्रोजन से बॉन्ड बनाया तो लिथियम बना देगा, लिथियम ने जब हाइड्रोजन से ऐसे ही फ्यूज हुआ तो बेरिलियम हो गया। इस तरह से हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन और नए नए तत्व बनने लगे। जितने भी एलिमेंट्स थे दुनिया के वो एक दूसरे से रिएक्शन करने लगे, क्योंकि हाई एनर्जी तो यहाँ से निकल ही रही थी। जब एनर्जी निकली तो मूवमेंट आया तो फिर बॉन्डिंग हुई, फिर टकराए तो नई बॉन्डिंग, और इस तरीके से नया खेल बनता चला गया। न्यूक्लियर फ्यूजन होते चले गए और नए नए एलिमेंट्स बनते चले गए। खेल कहां से शुरू हुआ था, कहां आ गया। अब वो एलिमेंट्स जो पास पास थे तो बिल्कुल एक दूसरे में सटे सटे से होने लगे और चिपकने लगे। यानी यहाँ के एलिमेंट्स कुछ इधर चिपक रहे हैं, ऐसे इधर चिपक रहे हैं, ऐसे इधर चिपक रहे हैं, ऐसे इधर चिपक रहे हैं, तो बड़े बड़े गोले बनने लगे एलिमेंट्स के। और एलिमेंट्स के ये बड़े बड़े गोले कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ कहीं कुछ बनने लगे। और बीच में अभी भी न्यूक्लियर फ्यूजन चल ही रहा है। तो ये जो छोटे छोटे गोले थे, ये आप लोगों ने एरिया वॉल्यूम रेशियो पढ़ा था जब हमने सेल पढ़ाया था कि सेल डिवाइड क्यों होती है, एरिया वॉल्यूम रेशियो को मेंटेन करने के लिए। तो जितना छोटा होगा उसका एरिया वॉल्यूम रेशियो ज्यादा होगा, ये आसानी से अपने अंदर की हीट को निकाल सकता है। जितने छोटे होंगे वो अपनी हीट को उतनी तेजी से बाहर निकालेंगे। जब ये हीट बाहर निकल गई तो पार्टिकल सॉलिडिफाई होने लगे। और ये जब पार्टिकल्स एक दूसरे के पास में जुड़ने लगे, सॉलिडिफाई होने लगे, तो ये क्या बन गए, प्लैनेट्स। क्या बन गए, प्लैनेट्स बन गए। और ये प्लैनेट्स, ये क्या है, अभी न्यूक्लियर फ्यूजन चल रहा था तो ये एक सन के अराउंड मूव करने लगे, ठीक है, प्लैनेटरी मोशन होने लगा और ये एक सोलर सिस्टम का जन्म हो गया। मेरी बात समझ में आई? जिसमें से एक प्लैनेट आपका मान लीजिए अर्थ। अब हम लोग अर्थ के ऊपर आते हैं। तो अर्थ की ओरिजिन हुई है लगभग 13 बिलियन ईयर्स बैक। 13.8 अर्थ की है, ये यूनिवर्स की, सॉरी यूनिवर्स की, ये अर्थ की नहीं है, ये यूनिवर्स की। देखिए, ठीक है। और इस यूनिवर्स से अर्थ तक के जो सफर था वो कितना था, लगभग 4.5 बिलियन ईयर्स तक। 4.5 बिलियन ईयर्स एगो अर्थ बनी। समझ में आई बात करनी? अब जो अर्थ बन गई, चलिए अर्थ के ऊपर आते हैं। ये जो हमारी अर्थ थी, क्या ये पूरा ऐसे ही सीधा सीधा गोला है? नहीं, इस गोले में कहीं तो गड्ढे थे और कहीं बहुत ज्यादा उभार थे, पहाड़ से, ठीक है। तो और जो गैसें थी, चूंकि खेल अभी यहाँ पे था, खेल कहाँ पे था, खेल यहाँ पे था कि सन जो है उससे लगातार हीट इधर उधर जा रही थी, सन से लगातार हीट इधर उधर जा रही थी। और सन से हीट जो जा रही थी तो इस अर्थ के एटमॉस्फेयर के ऊपर आ रही थी। अर्थ के आसपास एटमॉस्फेयर था, एटमॉस्फेयर मींस गैसेस थी, वो गैसेस की फॉर्म में थे जितने भी एलिमेंट्स थे, बेटा। और जो ऑक्सीजन थी बहुत शैतान थी, बहुत शैतान। नेशेंट ऑक्सीजन तो और बड़ी शैतान चालू होती है, ये किसी के साथ भी, कार्बन के साथ हो गई तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ हो गई तो वाटर बनाती है। तो इस तरह से इसने जो नेशेंट ऑक्सीजन थी ये गैसेस की फॉर्म में थी और फ्री ऑक्सीजन तो थी ही नहीं। यानी जो एनवायरनमेंट था, अर्ली एनवायरनमेंट, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट, अर्ली एनवायरनमेंट जो था वो ऑक्सीजन फ्री था, ठीक है। यानी कैसा था, रिड्यूसिंग, ऑक्सीडाइजिंग नहीं था। कैसा एनवायरनमेंट था, रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट। मेरी कहानी सुनते रहो बेटा, इस कहानी के बहुत सारे पात्र और शीर्षक आते रहेंगे, घटनाएं चलती रहेंगी, फिर लेखक आएंगे, कवि आएंगे और वो इसमें नई नई बातें जोड़ेंगे, लेकिन आप मेरी कहानी सुनते रहो, इस कहानी पे ध्यान देना। तो ये जो आपकी हवा है, इस हवा में ऑक्सीजन इन रूपों में मिल रही है, समझ में आई? और भी गैसेस हैं, और जो पानी है वो भाप की फॉर्म में है, क्योंकि हीट लगातार इसके ऊपर पड़ रही है। टेम्परेचर मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड, मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है बेटा। मेरी बात समझ रहे हो? 100 से ऊपर है, 100 से ऊपर सब भाप की फॉर्म में रहेगा, ठीक है। और अल्ट्रावायलेट रेज भी लगातार आ रही है, क्योंकि कोई प्रोटेक्शन नहीं है यहाँ से। अल्ट्रावायलेट रेज भी, यूवी रेज भी आ रही है, गामा रेज भी आ रही है, सारी रेज अर्थ के ऊपर उस टाइप पे पड़ रही है और अर्थ पे लाइफ का कोई अस्तित्व भी नहीं। फिर अर्थ धीरे धीरे अपनी हीट को बाहर निकाल रही है,
और अपने आप को ठंडा कर रही है। हीट बाहर निकलती है, जैसे आपके अंदर से हीट बाहर निकलती है, ऐसे अर्थ से भी निकलती है, एंट्रोपी बढ़ती है आपके एटमॉस्फेयर में, तो आसपास के एनवायरनमेंट में एंट्रोपी बढ़ा रहा है, हीट को बाहर निकाल। बात समझ में आ रही है? हीट को बाहर निकालने में जब टेम्परेचर 100 के नीचे आया, ये पानी के रूप में आ गया। ये भाप किस रूप में आ गया? पानी भाप के रूप में था, और वो वाटर ड्रॉपलेट्स की फॉर्म में आ गया, और बारिश के रूप में पानी अब नीचे बरसने लगा। समझे बात क्या? नहीं बोलो बोलो भाई, ये कहानी है, समझ में आया? ये पानी जब नीचे बारिश के रूप में बरस रहा है, तो आसपास की गैसों को भी अपने अंदर मिला मिला के नीचे ला रहा है। और चूंकि अर्थ क्रस्ट भी है, क्रस्ट में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, तो ये उस अर्थ क्रस्ट को भी बहा बहा के लेके आ रहा है, और बड़े बड़े गड्ढों में ये पानी इकट्ठा होता चला जाता है। इस तरह से जो बड़े गड्ढे थे वो ओशंस बन गए, समझ में आई? और उन ओशंस में बेटा पानी क्या बहा के लाया है? मिनरल्स। समझ में आ गई बात है? ओशंस में पानी है, पानी में मिनरल्स हैं, और पानी की वजह से वो मिनरल्स एक दूसरे के पास, अगर गैसियस फॉर्म में होते तो वो दूर दूर होते, पानी की वजह से मिनरल्स एक दूसरे के पास आ गए, और ऊपर से इस पानी को बार बार खौला रही है कौन? अल्ट्रावायलेट रेज, गामा रेज, हीट, सन की जो हीट आ रही है वो इसको लगातार खौला रही है। इसके अलावा जो बादल बन रहे हैं उसमें बिजली भी चमक रही है, और बिजली की वजह से भी बहुत सारी रिएक्शंस ऊपर ही ऊपर हो रही हैं। ऑक्सीजन जो है वो नाइट्रोजन के साथ में मिलके NO2 बना दे रही है, ठीक है, अमोनिया बना दे रही है, नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है। ना कुछ ओजोन, ऑक्सीजन जब फ्री थी तो ओजोन कहां से फ्री? ऑक्सीजन ही नहीं थी, सारी ऑक्सीजन तो इन सबके साथ में जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से ऊपर गैसेस बन रही हैं जिनमें नाइट्रोजन फिक्सेशन हो रहा है, नाइट्रोजन भी नीचे आ रही है, यानी ढेर सारी नाइट्रोजन भी नीचे इकट्ठा होती चली आ रही है। बेटा मेरी बात समझ में आई बात? अब क्या हुआ, यहाँ पे फॉक्स साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया है, ठीक है, स्टैनले मिलर साहब ने भी एक्सपेरिमेंट किया है, उनकी चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन हम आपको इसके कंक्लूजन बता देते हैं। जो नाइट्रोजन के कंटेंट थे उससे अमीनो एसिड बने, ठीक है, तो सबसे पहले आपके नाइट्रोजन के कंटेंट से क्या बन गए बेटा? अमीनो, ग्लाइसिन और आर्जिनिन, सबसे बेसिक वाले बने हैं, ठीक है। ये दो तीन जो आपके हैं अमीनो एसिड, एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड, ये तीन बेसिक अमीनो एसिड बन चुके थे। समझ में आएगा क्यों बने थे? क्योंकि नाइट्रोजन का कंटेंट था, नाइट्रोजन से ही ये बनते हैं अमीनो एसिड, तो अमीनो ग्रुप लगता गया और ये होता है। अभी एनसीईआरटी मत देखिए, मेरी कहानी सुनिए, फोकस करिए एनसीईआरटी पे नहीं, मेरी कहानी पे। हम सब कुछ कराएंगे, लेकिन थोड़ा सा धैर्य रखिए, वो सब बात की बात है, पहले आप ये तो बेसिक अमीनो एसिड समझ में आए। अमीनो एसिड जब बन गए तो इसी के साथ नाइट्रोजनस बेस भी बनेंगे यहीं पे, यानी कि बेसिक चीजें जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स थे, जो आपके डीएनए को बना सकते थे, आरएनए को बना सकते थे, कार्बोहाइड्रेट्स को बना सकते थे, वो बिल्डिंग ब्लॉक्स यहाँ बनने लगे, ग्लूकोज बनने लगा, ठीक है, इस तरीके की चीजें इन रिएक्शन से बनने लगी। अभी लाइफ नहीं है, लाइफ को लाने वाले वो कंटेंट आ गए, समझ में आएगा कि नहीं? अब क्या होगा, धीरे 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 मिलके यहाँ पे आरएनए का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा? सबसे पहले आपका आरएनए बनेगा, प्रोटीन बनेगा, ठीक है, और फैट बनेगा। ये चीजें जब बन जाएंगी तब ये कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर्स बनने लगेंगे कि ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा लगेगा कि उसमें बडिंग ऐसी हो रही है, बडिंग ऐसी हो रही है, कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर बनेंगे कि आपको देखने में लगेगा, देखिए ये बर्ड ऐसे निकल रही है, इसमें से टूट के ये अलग हो जाएगी और ये एक नई बर्ड की तरह काम करने लगेगी, फिर इससे भी बर्ड ऐसे निकलेगी और फिर ये टूट के अलग हो जाएगी। अब ये इन्हें कहते हैं प्रोटोसेल, यानी सेल से जस्ट पहले वाले सेल। अभी सेल बनने वाली थी, उससे क्या है, उससे एक कदम पहले। अब इसमें क्या है, इसमें ये चीज तो समझ में आई कि ये कुछ तो है, इनको क्वेजरवेट्स कहा, ठीक है, ठीक है, क्वेजरवेट्स और माइक्रोस्फीयर, ये दो नाम आते हैं। क्वेजरवेट्स जो थे, क्वेजरवेट्स ये क्या थे? क्वेजरवेट्स जो थे इसी पानी में, देखिए जैसे आपने पानी में
अगर पानी को भरते हैं कभी बॉटल में तो आपने देखा होगा बुलबुले ऐसे पानी में उठते हैं। वो जो बबल्स है वो बबल्स क्या है? बबल्स अंदर एयर भरी हुई है और एयर और वाटर के बीच में एक लेयर बन गई, एक तरीके का पानी की ही वो है लेयर जो एयर को पानी से अलग कर रही है। बिल्कुल ऐसे क्वेजरवेट्स थे कि बबल लाइक स्ट्रक्चर था, पानी का ही लेयर थी जो इसको अलग कर रही थी बाकी पानी से। समझ में आई बात या नहीं? लेकिन माइक्रोस्फीयर्स जो थे उसमें बडिंग होती हुई दिखी। माइक्रोस्फीयर्स में बडिंग, माइक्रोस्फीयर टर्म जो है वो फॉक्स ने साइंटिस्ट बाद में बताएंगे आगे कहानी में, तो आगे बहुत सारी चीजें जुड़ेंगी, लेकिन कहानी तो आप समझ लीजिए कि असल कहानी थी क्या। हाँ कि नाम ज्यादा नहीं जोड़ने में रहे। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स आ गए, ये प्रोटो सेल बन गई, ठीक है, या प्रो सेल बन गई जो भी सेल से पहले वाली, ठीक है, नॉन लिविंग सेल है लेकिन सेल के जैसा काम हो रहा है, बर्डिंग होने लगी है, रिप्रोडक्शन के जैसा काम होने लगा। अब इसके जस्ट बाद हमारी कौन सी चीज आ जाएगी? सेल आ जाएगी। और वो सेल कौन सी सेल होगी बेटा? वो जो पहली सेल आएगी वो होगी प्रोकैरियोटिक सेल। पहली सेल कैसी होगी बेटा? प्रोकैरियोटिक सेल होगी। इस सेल के अंदर दूसरी खास बात होगी, ये एनारोबिक होगी क्योंकि ऑक्सीजन तो है ही नहीं यार। और तीसरी चीज होगी ये हेटेरोट्रॉपिक होगी। समझ में आई बात है? तो प्रोकैरियोटिक सेल होगी, एनारोबिक होगी और हेटेरोट्रॉपिक सेल होगी। ये ऑटोट्रॉप नहीं है, ये कैसी है? ये हेटेरोट्रॉपिक सेल है। समझ में आई बात? दूसरी इसकी खास बात क्या होगी? इसमें सेल ऑर्गेनेल्स तो होंगे ही नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स तो होंगे नहीं, ठीक है। मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होंगे और ऑर्गेनेल्स ही नहीं होंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स नहीं होते हैं। तो अभी ये कुछ इस तरीके की सेल्स होंगी, यानी कोई सेल ऐसी होगी जो खाना बना रही होगी अपना अलग बैठी हुई, कोई सेल ऐसी होगी जो एनर्जी बना सकती होगी, कोई सेल ऐसी होगी जिसमें गवर्निंग पावर अच्छी होगी। तो अलग अलग सेल्स, उनके अलग अलग काम होंगे। ध्यान से समझते रहिएगा बेटा, मेरी कहानी को अगर आप ध्यान से नहीं समझ रहे हैं तो बहुत दिक्कत पड़ जाएंगे, इसलिए ध्यान से समझिए, लिखिएगा सब कुछ बाद में। कहानी आपको मिल जाएगी रिकॉर्डिंग में, हर चीज यहाँ रिकॉर्ड हो। पार्लियामेंट सेशन चल रहा है, आप बस इसको सुनते रहिए। तो आपको यहाँ पे कुछ ऐसे हैं जो गवर्न अच्छे से कर सकते हैं, कुछ ऐसी सेल्स हैं जो खाना अच्छे से बना सकती हैं, कुछ ऐसी सेल हैं जो एनर्जी अच्छे से बना सकती हैं, अलग अलग लेकिन है। और हर चीज हेटेरोट्रॉपिक है, आसपास के एनवायरनमेंट से ही, यानी कि जो पानी था उसमें जो ये सारी चीजें थी, प्रोटीन फैट चाहिए है, ये सब उसी से ले रही थी, हेटेरोट्रॉपिक थी। समझ में आई बात या नहीं? अब इन्होंने सोचा कि भाई साहब हमारे तादाद बढ़ रही है, अब जब संख्या बढ़ रही है, क्योंकि हर चीज बॉडी के थ्रू बढ़ती चली जाती है, जब संख्या बढ़ रही है तो क्या करें यार, खाना तो कम पड़ रहा है। उधर एनवायरनमेंट का खेल देखिए साहब, इन सेल्स के अंदर एक सेल ऐसी प्रोकैरियोटिक बनी जिसके अंदर क्लोरोफिल बनने लगा। क्लोरोफिल साइनोबैक्टीरिया टाइप से, जिसमें क्लोरोफिल, ब्लू ग्रीन एल्गी, क्लोरोफिल आ गया। जब क्लोरोफिल आया तो इसने क्या करी? फोटोसिंथेसिस करना शुरू कर दिया, ऑक्सीजन रिलीज होना चालू। ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल में फोटोसिंथेसिस होती थी, ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी। बैक्टीरिया की फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज नहीं। लेकिन भाई साहब जो बीजीए, ब्लू ग्रीन एल्गी, इनकी फोटोसिंथेसिस में ऑक्सीजन रिलीज होने लगी। H2 यानी कि यहाँ जो पानी था, पानी टूट टूट के H2 और O अलग अलग हो रहा है, इससे आपका तो सब बन जा रहा है खाने पीने का, ये ऑक्सीजन बाहर निकल जा रही है। ऑक्सीजन जो बाहर जा रही है इसको बेटा अल्ट्रावायलेट रेज जकड़ ले रही है, अल्ट्रा यूवी रेज, जैसे इसे जाते हैं तो यूवी रेज की वजह से टूट जाती है। जब ये टूटती तो यही से ऑक्सीजन के साथ जाके फिर से जुड़ जाती है, जुड़ती है तो क्या बना सकती है? O3 बना देती है, ये बनती है ओजोन, ये ऊपर इकट्ठा होने लगी। अब हमारा ऊपर ओजोन लेयर का भी फॉर्मेशन चालू हो गया। किसकी वजह से हो रहा बेटा? अगर ये प्रोकैरियोटिक सेल ना होती, बीजीए ना होती, ब्लू ग्रीन एल्गी या साइनोबैक्टीरिया ना होते तो ऑक्सीजन टूटती नहीं, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता रहता, सब एनारोबिक कंडीशन चल रही होती। उधर ऑक्सीजन है। अब ऑक्सीजन एक बड़ा खुरपेची चीज है,
जैसे ही ऑक्सीजन आई ऑक्सीडेशन होने लगा। अब चीजें ऑक्सीडेशन की वजह से टूटती हैं, आपको पता है, रस्टिंग, ठीक है। तो कोरोजन और रस्टिंग ये सारी चीजें ऑक्सीडेशन ही का तो परिणाम है। अब ऑक्सीजन तेजी से आने लगी तो भाई इन सेल ने कहा यार अब तो अपना सर्वाइवल में दिक्कत आने लगी, क्योंकि हम लोग एनारोबिक से थे, कंडीशन एरोबिक आने लगी। अब नहीं लिए उसी पर गड्ढा खोल दिया। अब क्या करें? अब क्या हुआ कि एक सेल ने कहा कि ऐसा मैं गवर्न अच्छे से कर लेती हूँ, तो मैं न्यूक्लियस बन जाऊँ। मैं क्या बन जाऊंगी? न्यूक्लियस। एक ने कहा मैं खाना पीना तो बना ही रही हूँ, मैं क्लोरोप्लास्ट बन जाऊंगी। एक ने कहा मैं एनर्जी बना रही हूँ, मैं माइटोकॉन्ड्रिया बन जाऊंगी। ठीक है, तुमने कहा ठीक है, हम सब एक जगह इकट्ठा हो जाते हैं। और इस तरह से शुरुआत होती है पहली यूकैरियोटिक सेल की। अर्थ के ऊपर जो ये प्रोकैरियोटिक सेल और जो ये लाइफ आई है, ये कब आई है? अर्थ पे लाइफ आई है 500 मिलियन ईयर्स बाद, यानी कि 4 बिलियन ईयर्स है। अर्थ के ऊपर क्या आ गया बेटा? लाइफ आ गई। पहली लाइफ अर्थ के ऊपर आई है 4 बिलियन ईयर्स से। समझ आ गई? तो अब उसके बाद फिर इन्होंने बिलियन हटाना शुरू कर दिए, और फिर आगे आपको ब्रीफ जब डिस्कशन करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि एक तक का होगा। फिलहाल आपने कहा कि प्रोकैरियोटिक सेल हमारी यूकैरियोटिक सेल बन गई पहली। एक तो फिनोमिना ये है कि कई सेल्स ने मिलकर अपना, एक फिनोमिना ये भी है कि एक सेल थी उसमें बडिंग हुई। क्या हुई? उस बडिंग से वो सारे सेल ऑर्गेनल अंदर ही अंदर इसने खुद बना लिए। तो दो फिनोमिना है यूकैरियोटिक सेल के ओरिजिन के। ये ज्यादा हमें मस्त लगता है तो हम इसको ज्यादा बताते हैं, हालांकि ये भी अप्रूव्ड है, ये भी चलता है। ठीक है, बडिंग समझ में आ गया? यूकैरियोटिक सेल बन गई, अब मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म आ गई, और ये सारे के सारे एरोबिक रेस्पिरेशन में कन्वर्ट हो गई, एरोबिक रेस्पिरेशन करने लगी। जो एनारोबिक कर रही थी वो अब एरोबिक रेस्पिरेशन में आ गई। समझ में आई? बोलो, ओरिजिन ऑफ लाइफ समझ में आ गया? इस बात को एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया है स्टैनले मिलर। ये मिलर साहब थे, इनका एक्सपेरिमेंट ये था कि इन्होंने एक 5 लीटर का फ्लास्क लिया और इसमें बिल्कुल अर्ली एनवायरनमेंट जैसा माहौल बनाया। इन्होंने 2 एनोड लगाए, ठीक है, 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए। इसमें इन्होंने एक ये ट्यूब लगाई जिससे भाप आएगी, और यहाँ एक 3 लीटर का भाप वालन के लिए पानी भरा हुआ एक फ्लास्क ले लिया, उसने नीचे गर्म लगा दिया, ये गर्म होता है, और ये पाइप अभी यहाँ से कंटिन्यूएशन में था। यहाँ एक निकालने के लिए एग्जिट पॉइंट बना दिया, और ये पाइप आगे जा रहा है, आगे जाएगा, ये कंडेंसर से जुड़ता हुआ ऊपर जाएगा इससे, और इससे जुड़ेगा क्या? कंडेंसर। क्या तो क्या होगा? कंडेंसर। समझ में आएगा क्या? नहीं? और यहाँ जैसे कि बैटरी है वैसे ही रखती है। अर्ली गैसेस कौन होती है? MAH, मीथेन, अमोनिया और हाइड्रोजन। 1:1 के रेशियो में 2:2 के रेशियो में इसे रख दिया। और यहाँ पे 10,000 वोल्ट और 800 डिग्री टेम्परेचर लगा दिया स्पार्क, है ना? इस स्पार्क का मतलब क्या? वही जैसे बिजली चमकती है वैसे यहाँ बिजली स्पार्क हुआ। यहाँ देखिए अर्ली एनवायरनमेंट में क्या था? पानी भाप की फॉर्म में था, तो H2O गैस थी, वेपर। ये यहाँ से आ रहा है, ये पानी यहाँ से भाप बनते जा रहा है। यहाँ एक वैक्यूम पंप भी लगाया हुआ है इन्होंने कि भाई साहब जो कुछ था अब पहले हम निकाल दें, वैक्यूम कर दिया। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। तो ये इन्होंने इस तरीके का सेटअप बनाया। ये काम इन्होंने क्या करा? यहाँ पानी जा रहा है, यहाँ स्पार्क हो रहा है, इन तीनों गैसों में और पानी के साथ में मिलकर स्पार्क हुआ। ये नीचे आए, कंडेंसर में इसे ठंडा कर दिया, ये नीचे आ गया, इसको यहाँ से ले गए, फिर यहाँ ले आए, फिर इसे गर्म किया। ये चलता रहा लगभग 1 हफ्ता, ये पूरा कार्यक्रम चला। और फिर 1 हफ्ते बाद हमने यहाँ से सैंपल निकाला। ये जो सैंपल निकाला इसमें
हमें मिले अमीनो एसिड, अमीनो एसिड मिले। अमीनो एसिड कौन से थे? वही तीन नाम, लाइसिन, आर्जिनिन और एस्पार्टिक एसिड। ठीक है, इसके अलावा यहाँ क्या मिला? आरएनए मिल गया, और क्या क्या मिला था? और क्या क्या मिला था? कुछ और चीजें भी मिली थी। हाइड्रोजन साइनाइड मिली, यूरिया मिली थी, लैक्टिक एसिड मिला था और हाइड्रोजन साइनाइड मिल गया था, यूरिया, यूरिया मिल गई थी लैक्टिक एसिड और लैक्टिक एसिड मिल गया था और एसिडिक एसिड। और एसिटिक एसिड। ये सारी चीजें इसमें देखने को मिली। समझ में आई बात है? ठीक, आर्जिनिन मिलेगा, एलिनिन। आर्जिनिन नहीं, एलिनिन। जी। अरे यार, तो एलिनिन बोलो ना, आर्जिनिन की बात किया। ठीक, ये सिंपल अमीनो एसिड होते हैं, ये मिल गया सबसे पहले। कहानी में कुछ इंटरेस्ट आया, ये समझ आया कि कैसे हुआ। स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट आपका 5 नंबर में पूछ लेते हैं अगर आप बोर्ड्स के स्टूडेंट हैं, और नीट में ये सारी चीजें पूछ लेते हैं। कौन सी गैसेस थी? तो आपको बता दिया। बैटरी में जिस तरह से MAH होता है, मीथेन अमोनिया हाइड्रोजन, तो आप इसे याद करने का तरीका याद कर ले, MAH। ठीक है, तो ये याद हो जाएगा। टेम्परेचर 800 डिग्री है, 1000 वोल्ट का है, और ये सब 10000 वोल्ट का, और सारा खेल हो गया। ठीक, तो ये बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स मिल गए। इन्होंने ये बात प्रूव कर दी कि नहीं साहब, अर्ली एनवायरनमेंट बिल्कुल वैसे ही था जैसा अभी सर ने बताया कहानी में, वही चीजें थी। सर बिल्कुल सही बता रहे हैं। इस बात को स्टैनले मिलर ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? अबाउट 2 मिलियन ईयर्स एगो क्या है, उन्होंने क्या कहा? The first cellular form of life did not possibly originate till about 2000 million years ago. इन्होंने एक बात कही स्टैनले मिलर ने। ठीक है, 2000 मिलियन ईयर्स पहले नहीं थी, उसके बाद ही हुआ होगा। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने प्रूव किया। ठीक, ऐसे ही सिडनी फॉक्स थे, उन्होंने ढेर सारे एमिनो एसिड लिए और टेम्परेचर कर दिया 80 से 90 और उसके ऊपर गर्म करते रहे। सिडनी फॉक्स ने करा, तो उससे पता चला कि ढेर सारे एमिनो एसिड मिलकर क्या बना देते हैं? एक पॉलीपेप्टाइड चेन बना देते हैं। ये सिडनी फॉक्स ने बताया। समझ में आई बात या नहीं? कोई दिक्कत? और फॉक्स ने ही बताया कि वो कोइजरबेट्स, और वो अगर देखें थोड़ा सा यहाँ पे कहानी के कुछ पात्र और घटनाएं यहाँ पे देख लीजिए। बिग बैंग थ्योरी, ठीक है, किसने दी थी, क्या था ये, कब दी थी, ये भी समझिए। क्या बातें हुई उन्होंने सारी इसमें लिखी। हम ये सब बातों पे नहीं जाते हैं। ये 20 मिलियन ईयर्स लिखा हुआ है, इसको सही कर लीजिएगा। एनसीईआरटी में पिछले साल करेक्ट करके 13 मिलियन ईयर, 13.8 बिलियन ईयर्स है वो। ठीक है, BYA करती है ये काम किया उन्होंने। बिग बैंग समझ में आ गया। ठीक है, ये सारी बातें हो गई। फिर इसके बाद सोलर सिस्टम की बात हुई। हबल कुछ थे, उन्होंने भी बताया, ऐसे ही एक्सप्लेन कर दिया। सोलर सिस्टम में नेबुलर हाइपोथेसिस जो अभी हमने बताया, इसे सोलर नेबुला कहते हैं। ये नेबुलर हाइपोथेसिस थी जिससे उनका 4.5 to 5 बिलियन ईयर्स एगो ये सोलर सिस्टम हमारा बना होगा। गैसियस क्लाउड को ही हमने सोलर नेबुला कह दिया। ठीक है, फिर हमारे सन के बारे में बात आई, 4.5 बिलियन ईयर्स एगो ये बना है। फिर हमारी अर्थ, वीनस और ये बता है। फिर 2006 में जो है वो हमारा डॉर्क प्लैनेट करके प्लूटो को हटा दिया गया। ठीक है, हमारी अर्थ में क्या क्या चीजें होती है वो सारी चीजें आपको, मेंटल अर्थ कोर, ये सब आपको पता है। ओरिजिन ऑफ लाइफ की अब कुछ थियरीज आती हैं। कुछ महान महान लोग थे। ये तो कहानी हमने आपको बताई जो एग्जैक्ट थी, लेकिन भाई साहब ये तो तब पता चला जो साइंस इतनी डेवलप हुई। साइंस इतनी डेवलप तो अब हुई है ना, इससे पहले थोड़ी थी। तो कुछ साइंटिस्ट आए खुरपेची, उन्होंने अलग अलग कहानियां बताई। कह रहे हैं साहब थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। स्पेशल क्रिएशन कह रहे हैं कि लाइफ जो आई है ये फादर लोग ही बता सकते हैं, जैसे कि हमने आपको कहानी बताई। ठीक है, फादर ही बता सकते हैं। ऐसा हमारी बाइबल में लिखा है कि 7 दिनों के अंदर सब पूरा बन गया था, तो बन गया था। संडे के दिन मेहनत बहुत हो गई थी, तो खुदा ने कहा कि साहब थोड़ा सा क्या करते हैं, एक दिन रेस्ट ले लेते हैं, तो छुट्टी का दिन रख दिया गया। ठीक, ऐसे ही एडम और ईव बन गए, पहला आदमी एडम
और दूसरी जो वुमेन थी वो ईव बन गई, ठीक है। ऐसे ही भाई ब्रह्मा जी ने जो था कहने लगे तुम लोग क्या बनाओगे, हम बनाते हैं एक दिन में, चुटकी में बना देंगे, ठीक है। तो चुटकी वाला कुल फयाकुन, कुल मतलब कह दिया बन जा तो बन जा, ये मुसलमानों कह दिया कि खुदा ने कहा बन जा तो बन गई। मैं क्या ही था बनने में, इतने टाइम थोड़ी लगता है, तुम 7 दिन लगा रहे हो, हमारे खुदा ने एक ही दिन में बना दिया, ब्रह्मा साहब ने एक ही दिन में बना दिया। वो कह रहे श्रद्धा और मनु, हमने हमारे जो 2 बच्चे आएंगे वो पहले कौन आएंगे, श्रद्धा और मनु। वो कह रहे हैं आदम और हव्वा। ये सारी स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है जो मेरे क्लास में हम नहीं मानते। हाँ, इस क्लास के बाद हम इसे मानेंगे, धार्मिक तौर से मानी जाएंगी, लेकिन इस क्लास में, साइंस की क्लास में ये सब नहीं मानते हैं, ये एक्सेप्टेबल नहीं, ठीक है। फिर थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, बड़ी बढ़िया थ्योरी है, ये मजेदार थ्योरी है। यहाँ साइंटिस्ट आते हैं अलग अलग, जैसे प्लेटो हो गए, एरिस्टोटल हो गए, ठीक है। ये इजिप्ट के लोग जो थे, थेल्स वाले लोग, ये सब मतलब इनका अलग ही लेवल था भाई, अलग ही लेवल का बंदा था। इन्होंने क्या करा, इन्होंने अपनी वो उतारी पसीने से भीगी हुई शर्ट, इसमें क्या नहीं और ये बायोजेनेसिस की थ्योरी जो है वो यही है, ठीक है। इन्होंने अपनी पसीने से उतारी हुई शर्ट को गेहूं के एक कमरे में रखे जहाँ गेहूं थे, और वहां देखा कि कुछ दिन बाद चूहे पैदा हो गए। देखो साहब, जो पसीने की और गेहूं की जो भाप निकली उससे चूहे पैदा हो जाते हैं। बायोजेनेसिस यानी कुछ नहीं से आ जाते हैं अचानक से, या ऑटोजेनेसिस अपने आप से पैदा हो जाते हैं। और ये किसने करा था, स्पॉन्टेनियस जनरेशन का एविडेंस जो था, कौन थे ये, वॉन हेलमंट थे। वॉन हेलमंट साहब ने ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया था कि पसीने से भीगी हुई शर्ट और ग्रेन्स के साथ में चूहे बन जाते हैं। मतलब अलग ही लेवल के बंदे भाई, वो अलग ही लेवल का बंदा था। लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि वो कहते हैं इजिप्शियन लोग कि नाइल रिवर का जो मड था उस पे जब सूरज की रोशनी पड़ी और वो सूखा, तो उसने फ्रॉग बनाए, टोड बनाए, स्नेक बनाए, माइस बनाई, इवन क्रोकोडाइल तक उसी से बन गया यार। क्या तुम बात करते हो, जो नील नदी है ना मिस्र की, क्योंकि उधर ज्यादा मूसा का काम उधर चला है ना, मोसेस, तो उन्होंने अलग ही लेवल पे उन्होंने काम करा। कहने लगे नील नदी में बहुत कुछ बनाया है, इजिप्शियन लोग अलग ही लेवल पे काम कर रहे थे। फेक थ्योरी है, पढ़ना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से खेल बदलते हैं। वॉन हेलमंट ने इस बात को सपोर्ट कर दिया, ठीक समझ में आई। लेकिन स्पॉन्टेनियस जनरेशन के अगेंस्ट में कुछ एविडेंस आए, कुछ महान और जबरदस्त साइंटिस्ट, जिसमें पहला नाम था वो रेड्डी, फ्रांसिस्को रेड्डी। रेड्डी का जो एक्सपेरिमेंट था वो बड़ा जबरदस्त था, ठीक है। रेड्डी ने क्या करा, इन्होंने सूप बनाया, एक सूप, एक गोश्त लिया और गोश्त को लेके तो गर्म किया, बढ़िया सूप बना दिया। और सूप बनाने के बाद इस सूप को पहले 3 वेसल्स में रखा, एक के ऊपर कुछ नहीं लगाया, एक के ऊपर इन्होंने ऐसे ही नॉर्मल कपड़ा लगा दिया, एक पे मस्लिन क्लॉथ लगाया, मलमल का कपड़ा लगाया, एक पे कॉटन का लगा दिया। तो जिस पे कपड़े लगे हुए थे उनके अंदर मक्खी के लार्वा नहीं आए, लेकिन जो बिना कपड़े का था इसमें मक्खी के लार्वा देखने को, मैगॉट कहते हैं। देखिए मक्खी के लार्वा को क्या कहते हैं, मैगॉट्स कहते हैं। तो मैगॉट देखने को मिल गए। तो रेड्डी साहब का जो एक्सपेरिमेंट था उन्होंने एक्सपेरिमेंटली प्रूव कर दिया था कि साहब देखिए ए वायरस अपने आप से नहीं होता कुछ भी, मैंने पहले इसे गर्म करके जड़ उभरी कर दिया था, फिर जब मैंने इसे बंद ढका रखा तब 1-2 दिन में इसमें कुछ भी नहीं पैदा हुआ, लेकिन आप देखिए खुले वाले में पैदा हो गया। क्यों, मक्खियां गई होंगी, उन्होंने अंडे दिए होंगे। तो लाइफ बिगेट्स लाइफ, उन्होंने कहा कि लाइफ से ही लाइफ आती है। थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस आ गई। ऊपर क्या कह रहे थे, अपने आप से सब हो जाता है, ए बायोजेनेसिस थी, ये आ गई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। समझ में आई। तो रेड्डी इसके पहले कर्मदाता थे बायोजेनेसिस के। लेकिन आखिरी थे लुई पास्चर, लेकिन स्पेल्जियानी जो थे उन्होंने भी ये बात की। स्पेल्जियानी ने क्या किया, इन्होंने सब्जियों का सूप बना के काम कर लिया, सेम काम किया इन्होंने सब्जी का और उसका मिक्सचर पूरा बना दिया। और जो हमारे पास्चर थे, लुई पास्चर, इन्होंने स्वान शेप्ड फ्लास्क लिया। इन्होंने क्या किया, फ्लास्क लिया लंबी गर्दन वाला, तो गर्म किया
और गर्म करके इसका नेक जो है वो श्वान से बना है, ऐसे बना। और यहाँ पे इसमें वही सारा मसाला इन्होंने भरा, वही सूप समझ आएगा। और इस नेक को पहले आधा तोड़ दिया, यहाँ तक ला के तोड़ दिया, और एक में पूरी ही नेक टूटी हुई थी। तो जिसमें पूरी टूटी हुई थी उसमें तो मैगॉट्स मिले, जिसमें यहाँ तक थी उसमें सिर्फ यहीं तक बैक्टीरिया वगैरह मिले, और जो पूरी जो बिल्कुल सही थी उसमें कहीं भी नहीं मिले। तो इससे उन्होंने कहा कि देखिए ये आने की कोशिश तो कर रहे थे, यहाँ तो मिले लेकिन यहाँ नहीं मिले सूप में। तो लुई पास्चर ने फाइनल प्रूफ दे दिया कि बायोजेनेसिस होती है, ये बायोजेनेसिस नहीं है। बायोजेनेसिस क्या कहती है? लाइफ बिगेट्स लाइफ, यानी लाइफ से ही लाइफ आती है। फिर वही बात, तुम ये बात तो कह रहे हो कि लाइफ से लाइफ आती है, फिर पहली लाइफ कहाँ से, पहला जीवन कहाँ से है? तो फिर तो वो ए बायोजेनेसिस या स्पेशल क्रिएशन वाले सही थे कि भगवान ने पहली लाइफ दे दी, उसके बाद फिर लाइफ से लाइफ आती रही, या अपने आप से पहली लाइफ बन गई फिर लाइफ से लाइफ आती रही। नहीं समझे बात को? चलिए फिर आगे बढ़ते हैं थ्योरी में। तो कहते हैं सब ऐसा है। एक थ्योरी और सुनो, एक जर्म थ्योरी, पाश्चर जो थे उन्होंने जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज और इम्यूनिटी वाली दी थी। एक थ्योरी और आती पेंसपर्मिया या कॉस्मोजोइक थ्योरी। ये थ्योरी भाई साहब अभी ये प्रूफ भी हो रही है, अभी लेटेस्ट में। बाहर से पेंसपर्मिया जो है ये बाहर से आए हुए स्पोर्स हैं। आपने कहा कि एस्ट्रॉइड्स जो हैं बाहर से आते हैं, उनका पिंड अर्थ के ऊपर गिरते हैं। जो एस्ट्रॉइड्स जमीन के ऊपर गिर रहे हैं वो क्या है? वो अपने साथ में बाहर से कोई जीवन लेके आ रहे हैं। हाँ, स्पोर्स की फॉर्म में उसके अंदर स्पोर्स हैं। जब वो जमीन के ऊपर यहाँ गिरते हैं वो स्पोर्स जर्मिनेट कर जाते हैं और सारे काम होने लगते हैं। वो अपनी लाइफ को यहाँ देते हैं। तो लाइफ कहाँ से आई है? बाहर से आई, किसी आउटर प्लेनेट से लाइफ आई है। इस थियरी को बहुत सारे एस्ट्रोनॉट्स सही मानते हैं, सपोर्ट करते हैं इस थियरी का। एस्ट्रोनॉट्स जो है वो बहुत सारे पेंसपर्मिया थ्योरी या थ्योरी ऑफ कॉस्मोजोइक स्पोर्ट थ्योरी जो है इस थ्योरी को सपोर्ट करते हैं। कहते हैं कि कहाँ से आया है ये जर्म प्लाज्म? बाहर से आया है, आउटसाइड द अर्थ आया है, और उसने यहाँ पे आके एस्टेरॉइड्स वगैरह से, और इसको अभी एस्टेरॉइड्स में देखा गया। तो स्टेरॉइड्स जो एस्टेरॉइड्स हैं, ठीक है, उनका पिंड, उनको जब एनालाइज किया गया अभी लेटेस्ट में, तो उसमें कुछ उनका पिंड्स में वो एमिनो एसिड्स और वो लाइफ को बनाने वाले पार्टिकल मौजूद थे। लेकिन मेरा एक और इनका एक वजह है कि ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि लाइफ जो बाहर से आ रही है वो इतनी हीट में आ रही है और वहां पे एयर नहीं है, तो इतने दिन वो सर्वाइव कैसे करती है? आउटर एनवायरनमेंट में सर्वाइव कैसे करती है? वो भी तो चीज हो सकती है। मान लीजिए ओजोन बनी नहीं थी, कोई लेयर बनी नहीं, तो डायरेक्ट किसी तरह तो हीट तो से नहीं फेस करनी पड़ेगी। अरे जब आउटर स्फीयर से आपकी अर्थ में आती है, जैसे ही एटमॉस्फेयर में कोई चीज घुसती है तब वो रेजिस्टेंस दिखाती है। एटमॉस्फेयर ही नहीं बना था, ग्रेविटी तो पहले से दिखा दिया था। हाँ, तब एटमॉस्फेयर नहीं बना था, लेकिन अल्ट्रावायलेट रेज तो थी, एनर्जी तो थी। एनर्जी इतनी ज्यादा हीट तो निकल ही रही थी, उस हीट कैसे उसको रेजिस्ट करके चला आया। सर ऐसा भी तो होता है कि अर्थ से अमीनो एसिड कहीं निकल कर दे ऐसा। अब देखिए, आप छोटे साइंटिस्ट हैं, आप लोग इस बात को उठाइएगा संसद में, यहाँ नहीं, क्योंकि पार्लियामेंट में उठाएंगे तो इसमें थ्योरी बनेगी, और आजकल ये सब चल भी रहा है, ठीक है। तो हो सकता है आप, हाँ क्या है, वास्ते को कोई होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा। हम बोल भी नहीं पाते हैं इसमें, इतना लंबा एक तो बना दिया है। हम तो शशि थरूर वाला पढ़ रहे थे, लंबी ये और नई लंबी स्पेलिंग आ गई, अलग ही लेवल पे चल रहा है। फिलहाल थ्योरी भी रिजेक्ट हो जाती है बहुत जगहों पे, लेकिन सपोर्टिव भी है। पर हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें आपको थ्योरी बताना थी, हमने आपको पढ़ा दी एनसीईआरटी में, क्योंकि ये लिखा हुआ भी है, ठीक है। थ्योरी ऑफ एटर्निटी ऑफ लाइफ, वही बात जो ऊपर कही कि लाइफ हमेशा है। कैटास्ट्रोफिक थ्योरी, कैटास्ट्रोफिक मतलब अचानक से कैटास्ट्रॉफ हुआ, प्रलय आता हुआ, आपको तो पता ही होगा। हम अपने हिंदुस्तानी में हम अपने पढ़ते हैं वेद, ठीक है, उसमें क्या होता है, 4 होता है। सबसे पहले आता है नहीं, ऋग्वेद नहीं, ऋग्वेद थोड़ी, उनको बता रहे हैं जो इवेंट होते हैं, युग।
पहला होता है सतयुग, फिर द्वापर युग होता है, फिर त्रेता युग होता है और फिर लास्ट आता है कलयुग। ठीक है, और उसके बाद जो है वो प्रलय आ जाता है। तो सतयुग जो होता है, सतयुग बड़ा बढ़िया था, जब लोग सच्चे हुआ करते थे, अच्छे हुआ करते थे, बढ़िया लोग थे। फिर द्वापर युग, हमें नहीं पता, द्वापर युग, ठीक है। द्वापर युग वो था कि जब थोड़ी सी बदतमीजियां शुरू हुई। फिर आया त्रेता युग, ठीक है। तो त्रेता युग में जो भी था त्रेता युग। फिर उसके बाद आपका आ गया, अब यही चल रहा है अपना कलयुग, ठीक है, जिसमें हमारे पीएम तक को लोग गाली बना रहे हैं, पीएम को आगे बनाना पड़ रही है रील्स, तो दिक्कत आ रही है। कलयुग में हम लोग आ गए, बताइए कैसे कैसे लोग हैं, इतने खराब लोग हैं। तो अब हम कलयुग में जब आते हैं, कलयुग के बाद अगला स्टेप होता है प्रलय का, अब खत्म ही हो जाना यार, अब क्या ही बचा दुनिया, दुनिया खत्म होती है। तो वो प्रलय है, कैटास्ट्रॉफिक थ्योरी है कि पूरा प्रलय हो गया, उसके बाद फिर से नई चीजें आई। तो ये ऐसा होता है, माइथोलॉजिकल ये वाली सारी हैं, इसको हम हटा देते हैं, प्यार से हटा देते हैं। ये भाई साहब जो है, इन्होंने इन सारी थ्योरी को निचोड़ के कंपाइल करके अपनी थ्योरी, ओपेरिन और हेंडेल ये दो साइंटिस्ट थे। ओपेरिन जो थे वो कहाँ के थे, ये जो 6000 रुपए की बचत थी, रशिया के साइंटिस्ट थे ओपेरिन, ठीक है। और हेंडेल कहाँ के थे, इंग्लैंड के थे, ठीक। इन्होंने एक थ्योरी दी, इन्होंने कहा कि पहले तो रशियन साइंटिस्ट थे ओपेरिन, ठीक है, और हेंडेल जो है वो आपके इंग्लैंड के साइंटिस्ट थे। इन्होंने कहा पहले लाइफ जो थी वो नॉन लिविंग से आई थी, जैसा कि मैंने आपको पूरी कहानी बताई थी, उस कहानी को ही इन्होंने पूरा एक्सप्लेन किया। पहले इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक फॉर्म आई, पहले आपके एटम थे, फिर उससे कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक बने, कॉम्प्लेक्स इनऑर्गेनिक से सिंपल ऑर्गेनिक, और सिंपल ऑर्गेनिक से फिर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, और वो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स ने मिलकर लाइफ को बनाया। फिर लाइफ बिगेट्स लाइफ, फिर लाइफ से लाइफ चलती रही। ये ओपेरिन और हेंडेल की थ्योरी, ठीक है। और इस थ्योरी को अगर आपको देखना है तो अच्छा यहाँ पे देखिए, हाँ यहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे प्यूरिन, pyrimidine, ये सारी चीजें हैं। इसी में आपका फॉक्स वगैरह का एक्सपेरिमेंट है। तो उनका देखिए मीथेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, शुगर, ग्लिसरॉल और ये बना देगी। ऐसे इन सब से मिलकर प्यूरिन और pyrimidine बन जाएंगे, ऐसे इन सब से मिलकर आपको एमिनो एसिड मिल जाएंगे। जैसे कि अभी पीछे हमने आपको बताया था। तो ये सब चीजें कैसे बनती है ये समझ में आ गया। कुछ एक्सटर्नल सोर्सेज भी थे, सोलर रेडिएशन और ये सारी चीजें थी, वही तो आपको बताया। मिलर का एक्सपेरिमेंट हमने आपको पूरा समझाया ही है, ठीक है। मिलर में एलेनिन, ग्लाइसिन और एस्पार्टिक एसिड पहला बना था, ठीक है। इसके अलावा और भी चीजें थी, हाइड्रोजन साइनाइड था, लैक्टिक एसिड था, एसिटिक एसिड था, यूरिया था, ये सारे सब्सटेंसेस भी इसके साथ में थे, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स जैसे ये सारे सिडनी फॉक्स, देखिए सिडनी फॉक्स ने एक्सपेरिमेंट किया था, और सिडनी फॉक्स ने एक्सपेरिमेंट करके बताया था कि पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं, ठीक है। प्रोटीन पेप्टाइड बनते हैं, ऐसे पॉलीसैकेराइड्स बन जाते हैं सिंपल फैटी एसिड से, फैट्स से। और ये लोग बताया शुगर और शुगर मिलकर पॉलीसैकेराइड बनाएगा, फैटी एसिड ग्लिसरॉल मिलकर फैट्स बनाएगा, अमीनो एसिड मिलकर प्रोटीन्स बना देंगे, नाइट्रोजन बेस पेंटोस शुगर और ये सब मिलकर न्यूक्लियोसाइड्स और टाइड्स बनाएंगे, ठीक है। ये सारी बातें इन्होंने बताई सिडनी फॉक्स ने, ठीक। फिर बायोलॉजिकल इवोल्यूशन आया, कंडीशंस आई ओरिजिन ऑफ लाइफ की सारी हमने कंडीशन बता दी। देयर मस्ट बी है, फिर सप्लाई ऑफ रेप्लिका होना चाहिए, फिर ये सारी चीजें इसमें होना चाहिए, ठीक है, एवोल्यूशन होनी चाहिए। तो प्रोटोबायोट से प्रोटोसेल के बारे में हमने बताया था। हमने आपको बताया कि कोएजरवेट्स, नाम लिया था कोएजरवेट्स का। कोएजरवेट्स टर्म किसने दिया था, ओपेरिन ने दिया था। माइक्रोस्फीयर टर्म किसने दिया था बेटा, सिडनी फॉक्स ने दिया था, ठीक है। कोएजरवेट टर्म किसने दिया बेटा, ओपेरिन ने दिया, और माइक्रोस्फीयर टर्म किसने दिया बेटा, सिडनी फॉक्स ने दे दिया, ठीक। कहानी हमने बताई थी, उसमें कोएजरवेट्स और ये टर्म बताए थे। तो कोएजरवेट्स किसने दिया, ओपेरिन ने, और फॉक्स ने दे दिया आपको माइक्रोस्फीयर। कोएजरवेट्स क्या होते हैं क्या नहीं होते हैं हम सब आपको बता चुके हैं, ठीक है। इन सब के बारे में हमने बताया है। फिल्म ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, दिस अरेंजमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऑल्दो नॉट मेम्ब्रेन, इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं थी, लेकिन पानी की ही एक मेम्ब्रेन थी, बैरियर की तरह काम कर रही थी। जबकि आपका जो माइक्रोस्फीयर थे उसमें ऐसा पूरी एक मेम्ब्रेन थी, ठीक है, और माइक्रोस्फीयर में पूरी एक बाउंड्री थी, लेकिन और इसमें बडिंग लाइक स्ट्रक्चर भी आपको देखने को मिलते थे, ठीक।
तो लगभग 3 बिलियन ईयर्स बैक की बात है, लेकिन फिर उस टाइम में मैंने कह दिया कि 2000 से पहले कुछ नहीं था। एवोल्यूशन ऑफ न्यूट्रिशन की बात करी जाए तो सबसे पहले आपके हेटेरोट्रॉप थे, फिर ऑटोट्रॉप आए, और ऑटोट्रॉप से पहले कीमो ऑटोट्रॉप थे, फिर फोटो ऑटोट्रॉप थे, बताया था हमने अभी आपको। एरोबिक पहले आपके एनारोबिक थे, फिर एरोबिक आए, फिर साइनोबैक्टीरिया ने ऑक्सीजन निकाली, फिर ऑक्सीजन का रेवोल्यूशन देखिए, ऑक्सीजन ने मीथेन के साथ में करा तो ये बवाल हुआ, ऑक्सीजन अमोनिया के साथ में करा तो ये हुआ, रिएक्शन देख रहे हैं, ठीक। ओजोन का फॉर्मेशन समझ में आ ही गया था किस तरीके से हुआ, हर एक चीज हमने समझा दी, कहानी अगर समझ में आई तो ये सारी समझ में आ गई होगी चीजें। ओरिजिन ऑफ यूकैरियोट्स की ओरिजिन देखिए, दो है। मार्गुलिस की थ्योरी है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि एनारोबिक प्रोड्यूसर्स होस्ट सेल्स हैं और इंगल्फ करते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, इंगल्फ कर लिया उन्होंने, और उसके साथ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में आ गए और सबने मिलकर बनाया। और जो ओरिजिन इन्वेजिनेशन के थ्रू है, इन्वेजिनेशन यानी अंदर की तरफ इन्वेजिनेट होंगे, ये थ्योरी है, ये मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म पे इसकी बात आती है, समझ में आएगा कि नहीं। और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का कार्ल बूस ने फिर आपका जो है विटेकर कार्ल बूस क्लासिफिकेशन सिस्टम, आर्किटेक्चर 5 किंगडम, मोनेला फिक्सर ये 3 डोमेन सिस्टम, तो 6 किंगडम सिस्टम था, ठीक है। और इसी के साथ आपकी कहानी ये वाली खत्म होती है। अगर आप देखें तो फ्री एटम थे, सिंपल मॉलिक्यूल, सिंपल ऑर्गेनिक, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक, कोसरवेट्स, फ्री जीन, अर्ली सेल प्रोकैरियोट्स, फिर यूकैरियोट्स और फिर ओरिजिनल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। बोलो समझ में आ गई सारी बात, कहानी पूरी समझ में आई या नहीं आई, मजा आया। रॉक्स कई तरीके की होती हैं, इनके बारे में तो आपको पता ही होगा। इससे हम लोगों ने क्या करा, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि कहीं ना कहीं ओरिजिन तो हुई थी, लाइफ तो कहीं ना कहीं आई थी, और शुरुआत से होते हुए हम बने हैं। यानी कि इस कहानी से हमने ये समझ में आया कि कैसे लाइफ स्टार्ट हुई और उस लाइफ से हम कहाँ तक बने। ठीक असल से ही तेरी जाते कभी फूल का ज़ेब चमन पर ना परेशान थी शमी, शर्त इंसाफ है ऐसा ही वे अल्ताफ अमीन, बुए गुल फैलती किस तरह गर ना होती नसीब। तो ये बताया किसने कि ये सब हुआ, ये बड़ी क्वेश्चन की बात है। सर ये रॉक्स का एनसीईआरटी में तो कहीं है नहीं, तभी तो हम आपको उसको हटाते चले जा रहे हैं। अल्लामा इकबाल का शेर है, कह रहे हैं थी तो अजल से ही तेरी जाते कभी, यानी कि जो खुदा है तू हमेशा शुरुआत से था, जब दुनिया नहीं तो बनी थी तब भी तो था। फूल था ज़ेब चमन पर ना परेशान थी शमी, यानी फूल जो था वो था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि उसकी खुशबू कहाँ तक फैल रही। तो उसकी खुशबू को फैलाने वाला कौन, यानी कि भगवान या अल्लाह तुझे बताने वाले कौन, हम ही लोग तो थे। शब्द इंसाफ है साहिब अल्ताफ अमीन, बुए गुल फैलती किस तरह गर ना होती नसीब। तो अब इंसाफ की बात ये है कि साहब ये उसको फैलाने वाले कौन है, हम। तुम्हारे बारे खुदा के बारे में बताने वाले कौन थे, इंसान ही थे जिसने बताया खुदा। खुदा खुद तो नहीं आया था कि नहीं साहब देखो सुनो मैं हूँ ब्रह्मा, ब्रह्मा सब खुद आ रहे हैं बैठ के सब आज हम विभू को बताएंगे कि मैं ब्रह्मा हूँ। इंसानों ने इंसानों से कम्युनिकेशन करके बताया और हम ही ने फैला दिया कि खुदा है। हम ना कहते खुदा है तो क्या खुदा होता, तभी होता खुदा। लेकिन अर्थ तो तब भी चली रही थी, खुदा को कहने की या ना कहने की जरूरत तो नहीं थी ना। अरे शेर हम ऐसे सुनाते रहेंगे, अब तो शेर व शायरी का दौर शुरू हुआ है, सुनाएंगे बहुत बढ़िया बढ़िया शेर, ठीक है। तो इस तरह से हमें कैसे पता चला कि ये अर्थ में इतना सब कुछ हुआ, दैट मीन्स हमें क्या चाहिए, इसके सबूत, एविडेंसेस चाहिए। क्या चाहिए, एविडेंसेस। तो एविडेंसेस के लिए हमारे पास यहाँ बहुत सारे एविडेंसेस है, जैसे पैलियोलॉजिकल एविडेंस, फॉसिल्स की स्टडी करेंगे। इसीलिए रॉक लिखा था कि रॉक की डेटिंग, कार्बन डेटिंग टेक्निक होती है, यूरेनियम डेटिंग टेक्निक होती है, बहुत सारी डेटिंग टेक्निक होती है। पैलियोलॉजी में फॉसिल्स की स्टडी करेंगे, उसमें कनेक्टिंग लिंक, मिसिंग लिंक की बात करेंगे, आर्कियोप्टेरिक्स की बात करेंगे जिसकी हमारा शॉर्ट में बना हुआ अच्छे खासे, एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स की बात करेंगे, इयो इक्वस मेरी इक्वस इक्वस और ये सारी चीजें, ये सारी चीज़ों की बात करेंगे। इसके बाद एविडेंस ऑफ कंपैरेटिव एनाटॉमी एंड मॉर्फोलॉजी, इसके बारे में बात होगी, ठीक है। हाँ, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एवोल्यूशन होगा, होमोलॉगस एनालॉगस ऑर्गन्स होंगे। इसके बाद हम लोगों के जो होमोलॉगस, हाँ ये होमोलॉगस एनालॉगस की ही बातें होंगी, ठीक। इसके बाद
सूटकेस वगैरह। हाँ, इसके बाद आपके कुछ प्रेजेंस ऑफ एनालॉगस ऑर्गन्स और वेस्टिजियल ऑर्गन्स की बातें होंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ों की बातें हम लोगों की अब इस चैप्टर में आगे होंगी। ठीक है, कैसे ये दुनिया जो थी, जो आपकी अर्थ है, ये पूरी एक साथ थी बनी हुई। अर्थ फिर क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट, टूट टूट के बिखरी। जो टूट टूट के अर्थ जो है इधर उधर गई है, ये कैसे हुई? ये ज्योग्राफिकल रेल्म्स जो हैं वो 5-6 ज्योग्राफिकल रेल्म, पेलियार्कटिक, ओरिएंटल, ऑस्ट्रेलियन, इथियोपियन और नियार्कटिक। इसी से पूरा दुनिया में फैल गई है, पूरी दुनिया में नियोट्रॉपिक। ठीक है, फिर आपको डार्विन की फीचर्स के बारे में बताएंगे कि डार्विन साहब ने क्या क्या करा, डार्विन की थ्योरीज, और इसके अलावा लामार्क की थ्योरीज, इन सब के बारे में बात करेंगे। इंडस्ट्रियल मेकैनिज्म की बात करेंगे। चैप्टर लंबा है, 4 तारीख तक ये चैप्टर आपका खत्म होने की उम्मीद है, लेकिन हमें नहीं लगता कि 4 तारीख खत्म होगा, पूरा हफ्ता ले जाएगा। इसमें कई वीडियोस बनेंगी। फिलहाल इस चैप्टर की हमने पहली वीडियो और पहली जानकारी आपको दे दी है, जिससे आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उम्मीद कर रहे हैं इतना समझ में आ गया होगा। हैव अ नाइस डे।